एक अनोखा मुकदमा जिसका फैसला जज के पास भी नहीं था। आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग गुटों में खुसर फुसर कर रहे थे। सबकी ज़ुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी सोमेश बाबू की माता जी ने उन पर मुकदमा क्यों किया है। ऐसी क्या वजह हो गई कि सब कुछ होते हुए भी, हर सुख सुविधा होते हुए भी, क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूर सोमेश बाबू माँ को सताते होंगे, वरना एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ भी बढ़ती जा रही थी और साथ ही बढ़ रहा था शोर। तभी जज साहब का आगमन हुआ और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ के गूंजते ही सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और सोमेश बाबू की माताजी शांति देवी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म हुआ। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 70 साल की महिला थी। वो सफ़ेद साड़ी सलीके से पहनी हुई थी, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी थे। हाँ, तो माता जी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है? जज ने महिला को देख सवाल किया। जज साहब, मैंने अपनी पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को ज़रा भी कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि वो तो मेरा फ़र्ज़ था, हर माँ करती है ये, तो मैंने क्या खास किया? शांति देवी बोली। हाँ, तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं घसीटता। सामने के कटघरे में खड़े सोमेश बाबू बोले। माताजी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। फिर आपने ये मुकदमा क्यों किया है? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता? क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज ने शांति देवी से सवाल किया। जज साहब, क्या एक माँ को घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज चुक जाता है? जवाब देने की जगह शांति देवी ने जज से ही सवाल किया। माताजी, आप ही बताइए कि आप चाहती क्या हैं? जज परेशान होकर बोला। जज साहब, मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक, मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। शांति देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसर फुसर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई शांति देवी को दोषी समझ रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है ये? ठीक है, मैं कीमत देने को तैयार हूँ, आप दाम बोलिए। अगर यही बात थी तो आप मुझे घर पर ही बोल देती। यहाँ कोर्ट में ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? बोलिए, कितने का चेक काटूं? सोमेश बाबू अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए बोले। जज साहब, मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है और आप इतने बड़े आदमी, मुझे पता है आप दोनों मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई। डॉक्टर ने तो मुझे अबॉर्शन तक करवाने को बोल दिया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इसे जन्म दिया। ये दूसरे बच्चों के मुकाबले हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। ये अपनी कक्षा में बहुत कमज़ोर था,
मैं इसे घंटों घर में सिखाती पढ़ाती थी। मैं बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। ये काफ़ी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर उधर करती थी कि ये गीला ना रहे। फिर धीरे धीरे ये बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तब मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाला। साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा जिससे ये वापस ना पिछड़ जाए। लोगों ने मुझे ये कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेले ज़िंदगी काटनी बहुत मुश्किल है। कुछ रिश्ते भी आए पर मेरा बेटा मुझे एक पल भी नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी। ये बोल शांति देवी रुक गईं। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया, सामान्य किया। बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र सहती, घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती। रात को जब ये सो जाता तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित ख़त्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी। इसलिए रोज़ मरती और रोज़ अपने बेटे के लिए खुद को ज़िंदा करती हुई समय गुजारने लगी, इस आस में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंप मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर ये बोल शांति देवी ने लंबी सांस ली। पर क्या माताजी? जज ने उत्सुकता से पूछा। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वो बच्चों को क्या खिलाने देती मुझे। धीरे धीरे मुझे घर के पिछवाड़े में रहने के लिए एक कोठरी दे दी गई जहाँ घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा मुझे यहाँ नहीं, आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, सुनीता बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वो नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं इसमें भी तैयार हो गई, पर मैंने इससे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। जज साहब ज़रा सोचिए, ये सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया और अब ये मुझे ऐसे कहता है। ये बोल शांति देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वो गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सज़ा नहीं है। जज साहब बोले, मुझे सज़ा दिलानी भी नहीं बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सज़ा दिला सकती हूँ। शांति देवी बोली, फिर आपको क्या चाहिए? अपने बेटे से क्या कीमत है आपके कर्ज की? जज बहुत असमंजस में था। साहब, मेरे कर्ज की कीमत है 1 कप चाय। शांति देवी बोली, क्या? जज के साथ साथ सोमेश बाबू और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गईं। सबकी ज़ुबान पर एक बात थी, ये कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से 1 कप चाय मांगी। हाँ साहब, मैं चाहती हूँ रोज़ सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय देकर जाए, काम वाली नहीं। शांति देवी नम आँखों से बोली, पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? जज आश्चर्य से बोले, जज साहब, एक माँ कैसे बताए उसे उस 1 कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं रोज़ अपने बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों ये मेरे पास नहीं आता। उस 1 कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने
उसे छूकर भी देख लूँगी। उस एक कप के बहाने कम से कम मेरा बेटा ये तो देख लेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। शांति देवी ने नम आंखों से कहा। शांति देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जिंदगी की जद्दोजहद में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियाँ लेकर रोने की गूंजी। सबके सब उस दिशा में देखने लगे। वहाँ सोमेश बाबू कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। शांति देवी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाती हुई बोली, लगता है ज़्यादा कीमत मांग ली मैंने अपने बेटे से, जिसे देने में वो समर्थ है। नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। तेरे किसी कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं। मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है। अब तेरा ये बेटा सिर्फ तेरे लिए चाय लाएगा ही नहीं, तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तू घर के पिछवाड़े में नहीं, हम सबके साथ घर में रहेगी और हमारे साथ ही खाएगी पिएगी। सोमेश बाबू माँ के कदमों से लिपट जोर जोर से रोते हुए बोले, ना मेरे बच्चे, रो मत। मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हसरत के साथ नहीं मरना चाहती कि बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त मैं एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। शांति देवी बेटे को सीने से लगाती हुई बोली। अब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थीं। जज साहब को अब फैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता जो हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी न जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने को तरस रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।